This is Dalit Note Power and I am चंद्रभान प्रसाद। हालांकि हम यह जानते हैं कि जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, दलित समाज में उसकी मार्केट नहीं है। यानी दलित समाज में बिजनेस पर चर्चा ज़्यादा पसंद नहीं की जाती है। दलित समाज में बड़ी बड़ी बातें जो है पसंद की जाती हैं कि हम पार्लियामेंट के ऊपर अपना फ्लैट बनाएंगे, पूरी दुनिया पर राज करेंगे, अशोका सम्राट का राज लाएंगे, अफगानिस्तान तक जाएंगे, ये सब चीज़ें कहिए, ब्राह्मणों को देश से निकाल देंगे और हम हुक्मरान बन जाएंगे। ये सब चीज़ें दलित समाज में पसंद की जाती हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी ड्यूटी करते रहेंगे। और आज का विषय है दलित कैपिटलिज्म, यानी दलितों के लिए पूंजीवाद। हिंदी में इसका सरल डेफिनेशन है, पूंजी का जो पति हो, हस्बैंड ऑफ कैपिटल, पूंजीपति। तो मनुष्य स्मृति में लिखा है कि दलित कभी धन संग्रह नहीं कर सकता है, सोने और चांदी के गहनों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और उसका इम्पैक्ट आज भी देखने को मिलता है। कहीं कहीं दलित सोने की चेन पहने हैं तो उन पर हमले हो जाते हैं। और केरला के महान क्रांतिकारी महात्मा अयंकाली ने तो एक सोने का माला पहनो आंदोलन चलाया था 1909 में या 10 में। तो दलित कैपिटलिज्म क्या पॉसिबल है? क्या यह संभव है? क्या कोई इसका एविडेंस है? तो हम उसका एविडेंस आपके सामने रखना चाहते हैं और उसके बाद में बाकी बातें। 2017 के आंकड़े के हिसाब से भारत में 60,799 पेट्रोल पंप हैं और 25,218 गैस डीलरशिप हैं 2022 के आंकड़ों के अनुसार। शायद आज 2024 में 90,000 या 1 लाख हो गए होंगे। ये कुल मिलाकर के 86,017 होता है, जिसमें दलितों का और आदिवासियों का मिलाकर के करीब 20,000 पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी हैं इस समय भारत में। अगर यह मान लिया जाए कि मिनिमम इनकम एक पेट्रोल पंप या एक गैस एजेंसी से हर महीने 1 लाख है, हम मिनिमम रख रहे हैं ताकि हमारे आंकड़े को कोई चैलेंज न कर सके। तो अगर 20,000 पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन का 1 लाख से गुणा किया जाए तो यह संख्या बनती है 2 खरब 40 अरब, 2.4 ट्रिलियन रुपीज। इतना ह्यूज पैसा दलित समाज के, आदिवासी समाज के घर में हर साल आता है। इसमें 10 साल का गुणा कर दीजिए तो देख लीजिए कितनी बड़ी पूंजी दलित समाज के पास है। और वो पूंजी दिखाई पड़ती है जब दलित समाज के जो लीडर्स हैं अपनी इलेक्शन रैली निकालते हैं, 100 गाड़ियों का काफिला निकालते हैं और बाइक का काफिला निकालते हैं। दलित शादियों में तमाम बाइक्स वगैरह गांव में का जमावड़ा हो जाता है। शहर में कारों को पार्क करने की जगह नहीं मिलती है दलित शादियों में। तो ये केवल पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी से करीब 2.5 खरब रुपए हर साल दलित समाज के भीतर आते हैं।
यह तो बात रही एविडेंस की कि दलित समाज में एक छोटा मोटा कैपिटलिज्म, दलित कैपिटलिज्म जो मेरा ड्रीम है, पैदा हो चुका है। पर यह संभव कैसे हुआ? बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि हमें एक पेट्रोल पंप दिलवा दीजिए या गैस एजेंसी दिलवा दीजिए। बहुत सारे लोग तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं अगर उनको कोई गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप दिला दे। तो यह बात इमरजेंसी की है, आपातकाल जिसको कहते हैं। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के दौरान पेट्रोलियम और डीलरशिप और गैस डीलरशिप में SC ST का आरक्षण लागू कर दिया और इसमें 100% आरक्षण लागू होता है। जब शुरू हुआ तो दलित समाज को बिजनेस या इस तरह की चीज़ों का अनुभव नहीं था, तो कुछ लोगों को घाटा हो गया और कुछ लोग तो किराए पर दे दिए। पर किराए पर भी दिए तो उन्हें कुछ 10-20 हज़ार रुपये महीने मिलते थे। पर आज लोग सक्षम हो गए हैं। बहुत सारे परिवार तो ऐसे भी हैं कि गैस एजेंसी भी है, पेट्रोल पंप भी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास हैं। तो इंदिरा गांधी ने एक काम तो यह किया कि पेट्रोल पंप और गैस एजेंसीज में SC ST का आरक्षण किया। दूसरा काम पूरे देश भर में ये हुआ कि वित्त विकास निगमों के द्वारा हर जिले में दलितों को 20-20, 50-50 दुकानें दी गई, अलॉट की गई, बिल्डिंग बना करके। तो यह एक आपके सामने फैक्ट शीट है। अब सवाल यह उठता है, जब मैं 70 के दशक या 80 के दशक में दलित लेखकों द्वारा जो साहित्य रचा गया, उसमें कहीं इस सब्जेक्ट का जिक्र आता है क्या? ML परिहार साहब जयपुर वाले बता सकते हैं, या ML आर्या साहब लखनऊ वाले बता सकते हैं, या लखनऊ वाले अपने दोहरे साहब बता सकते हैं, जो लोग रिटायर हुए हैं। इतना बड़ा ऐतिहासिक एंटी मनुवाद कदम इंदिरा गांधी ने उठाया था, तो दलित समाज में इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई? दलित समाज का पढ़ा लिखा तबका इस पर साइलेंस क्यों बना लिया? मुझे इस बात का एहसास हो रहा था, तो मैंने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब को समझाया और उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने यहाँ दलित और आदिवासी पूंजीपति पैदा करते हैं। और उन्होंने सप्लायर डाइवर्सिटी का सिद्धांत लागू किया। करीब 1.5 साल में ही 80 करोड़ का बिजनेस हो गया। उनकी सरकार चली गई और RSS ने नागपुर में भोपाल घोषणा पत्र की होली जलाई। तो एक तो RSS ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ दलित मिडिल क्लास भी हमसे, यानी मुझसे, चंद्रभान प्रसाद से नाराज हो गया और लोग कहने लगे कि दिग्विजय सिंह और चंद्रभान प्रसाद दलितों को बनिया बनाना चाहते हैं, दलितों को शोषक बनाना चाहते हैं। दलित पैसा वाला हो जाएगा तो अपने मजदूरों का ही शोषण करेगा। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं दलित समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है, उसके दिमाग में है कि सरकारी नौकरी या तो हम करेंगे या तो हम सत्ता हासिल करके राज करेंगे। ये दोनों चीज़ें हैं। अब नौकरी तो जा ही रही है और सत्ता पर काबिज होने का स्वप्न अगर कुछ लोग पाले हुए हैं तो ठीक है, कोई स्वप्न पालना कोई बुरा नहीं है। लेकिन ये प्रश्न आज दलित लोग जो रिटायर्ड हैं, जो जाते हैं पार्क में घूमने या एक दूसरे से मिलते हैं 14 अप्रैल के दिन या उसके 1-2 दिन पहले, ये चर्चा तो दलित समाज में ये होनी चाहिए कि इंदिरा गांधी द्वारा पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी में आरक्षण
देने के फैसले पर दलित समाज मौन क्यों बना लिया, इस पर चुप क्यों हो गया। और आज जो पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के जो मालिक हैं, पता नहीं इंदिरा गांधी की तस्वीर अपने घरों में लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। दलित समाज के बारे में तो हमने बचपन में यही सीखा है कि दलित समाज को कोई अपने घर की गिलास में पानी दे दे तो उतना दलित समाज उसको खून देने के लिए तैयार हो जाता है। यह एक सच्चाई रही है कि दलित समाज उसको जो फायदा करता है उसके लिए दलित जान देने के लिए तैयार हो जाता है। पर इंदिरा गांधी के इस ऐतिहासिक कदम पर दलित समाज में खामोशी क्यों छा गई, और दलित समाज के जो लेखक हैं उन्होंने इस सवाल पर कोई लिटरेचर क्यों नहीं पैदा किया। जो दलित समाज में कैडर कैंप चलाते हैं वो इस पर दलित समाज को क्या कभी कुछ बताने की कोशिश किया, या ये कैडर कैंप चलाने वाले लोग सक्षम दलित नहीं हैं जिनको इस बात की कोई आइडिया हो कि हमारा अतीत क्या है। अतीत क्या, तो 1965-70 तक दलित घर में चवन्नी का हो जाना, 25 पैसे का क्वाइन का होना एक उपलब्धि मानी जाती थी। और आज 2.5 खरब रुपए हमारे दलित परिवारों में हर साल आ रहे हैं। इस पर दलित समाज खामोश क्यों है? अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम कोई फ्यूचर की रणनीति अच्छी नहीं बना सकते हैं। और चूंकि हमें तो इस बात का एहसास है 2035 तक दलित समाज की जो सर्किल है वो साइकिल वो पूरी हो जाएगी। जहाँ से निकले थे बहुत सारे लोग वहीं वापस चले जाएंगे। पर कोई इतिहास लिखने वाला यह न कहे कि सारे के सारे दलित जो है अपने वेलफेयर की स्कीम से अनभिज्ञ थे या इनसेंसिटिव थे या गैर जिम्मेदार थे। इन्होंने इस पर बहस करना तक नहीं समझा। तो यह जानते हुए कि मेरी बातों का ज़्यादा असर नहीं होने वाला है, पर मैं ये मेरी ड्यूटी है कि ये बताया जाए कि दलित समाज में एक छोटा सा दलित कैपिटलिज्म पैदा हो चुका है, पर दलित समाज को इस बात का एहसास नहीं है। और किसके वजह से यह दलित समाज में यह एक पैसे वाला तबका खड़ा हुआ है उस पर भी कोई चर्चा विचार बहस नहीं है। तो हम फ्यूचर क्या बनाएंगे? उसी समय ये बात शुरू हो जाती कि इंदिरा जी आपने इतना तो किया, बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। इस पर आंदोलन होने चाहिए कि बाकी सरकारी खरीदों में दलित समाज से खरीद की जाए। हम पूरी दुनिया में जूता बनाने में हम अव्वल हैं, तो हमें आर्मी के बूट्स, पुलिस के बूट्स की सप्लाई में हमको शामिल किया जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खरबों रुपए का जो सरकार खरीद करती है उसमें हमारा हिस्सा तय किया जाए। दलित समाज ने इस तरह का आंदोलन क्यों नहीं चलाया और दलित समाज के लेखक इस पर क्यों साइलेंस बना गए? ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। जय भीम, जय भारत। एक बात मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि यदि यह बहस अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और इस वीडियो में कंट्रीब्यूशन का एक अकाउंट नंबर भी दिया गया है, उस पर आप कंट्रीब्यूट करिए ताकि और भी इस तरह की हम सीरीज चला सकें। हम कुछ दिन बाद तो यह भी सीरीज चलाएंगे कि बाबा साहब की जितनी रचनाएं हैं उसमें अंबेडकर वादी बनने के लिए कौन सी रचना सबसे पहले पढ़ी जानी चाहिए। जय भीम, जय भारत।